हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी थी और वहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमें रेट निकालनी है तो रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे रिएक्शन कितनी टाइप की होती हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे अगर हम रिएक्शन को क्लासिफाई करें तो रिएक्शन दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है, A गिव्स B। ये एक रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के लिए A हमारे पास रिएक्टेंट है। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकंड्स पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो पूरी कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट की है। तो सपोज करो हमारे पास रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन A है और इस टाइम पे हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होगा, सपोज करो आफ्टर टाइम t, टाइम t पे क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ेगी, जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो सपोज करो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी A में से कुछ कम होगी, कितनी कम हुई, X कम हुई, और कितनी जितनी कम हुई उतनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और यहां पे तुम ग्राफ भी बना सकते हो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अगर तुम ग्राफ बनाओ तो देखो सबसे ज्यादा इनिशियली हाई कंसंट्रेशन किसकी थी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास हाई थी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सपोज करो यहां पे हाई है, ओके, एंड विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। ये आ गया हमारे पास रिएक्टेंट का ग्राफ। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, तो देखो इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है तो 0 है एंड विद टाइम इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज होगी। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट का ग्राफ, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट का ग्राफ और ये हमारे पास था रिएक्टेंट का ग्राफ। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होती है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज होती है। अब हमें इसके लिए रेट लिखना है, रेट। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू A लिखते हैं हम, रेट विद रिस्पेक्ट टू A। तो रेट क्या होता है, चेंज इन एनी कंसंट्रेशन, चेंज इन एनी कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला देखा था और यहां पे हमने प्लस और माइनस भी लगाया हुआ था। तो क्यों ऐसा किया था, ऐसा क्यों किया था, तो देखो ऐसा क्यों किया था अभी समझ आ जाएगा। ये था चेंज इन एनी कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन कंसंट्रेशन, तो A की बात कर रहे हैं हम रेट लिख रहे हैं A के लिए सपोज। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो मुझे बताओ चेंज कैसे निकालते हैं अपन, चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है यहां पे, फाइनल, तो फाइनल है आपके पास, देखो फाइनल एट टाइम t पे A माइनस एक्स अपॉन में, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है A डिवाइड बाय टाइम भी निकालना है चेंज, तो फाइनल टाइम दैट्स t माइनस इनिशियल टाइम दैट्स 0, t माइनस 0। अब इसको सॉल्व करो, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके क्या आएगा, देखो यहां पे माइनस a और प्लस a कैंसिल और t माइनस 0 कितना होता है, तो यह आ गया माइनस एक्स अपॉन में t। यह आ गया रेट विद रेस्पेक्ट टू A। और अगर हम रेट विद रेस्पेक्ट टू B की बात करें तो B की बात करें तो देखो हमें वहां पे भी क्या करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन देखो B के लिए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन x माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 0 अपॉन में फाइनल टाइम t इनिशियल टाइम 0। तो ये कितना आया, ये आया x बाई टी, लेकिन प्लस का, एक आया माइनस का x बाई टी और दूसरा आया प्लस का x बाई टी। अब A देखो,
रिएक्शन का पार्ट है, बी देखो रिएक्शन का पार्ट है। तो चाहे मैं रेट ए से निकालूं या फिर रेट बी से निकालूं, रेट हमेशा इक्वल आनी चाहिए। ऐसा सपोज करो कि तुम गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालनी है गाड़ी के, तो गाड़ी के 4 टायर हैं, तो 4 टायर में कौन से टायर से स्पीड निकालें, आगे वाले टायर से कि पीछे वाले टायर से, राइट से कि लेफ्ट से? तो आंसर है किसी भी टायर से निकालो, चारों तो गाड़ी के पार्ट हैं, चारों से रेट बराबर आनी है। तो सिमिलरली इस रिएक्शन को भी देखो, चाहे ए से निकालो या बी से रेट निकालो, रेट तो क्या आनी है, रेट हमेशा बराबर आनी है। तो अगर रेट बराबर आनी है तो एक की आ रही है -x/t और दूसरी की आ रही है +x/t, तो ये तो बराबर नहीं हुई। तो अगर ये बराबर नहीं हुआ तो फिर रेट को बराबर कैसे लाया जाए? अगर रेट विद रेस्पेक्ट टू ए देखें तो वो आया -x/t और रेट विद रेस्पेक्ट टू बी देखें वो आ गया +x/t। तो ए क्या था, ए जो था ये डिसअपियर हो रहा था, ये रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट विद टाइम कम हो रहा था। तो यहां हम बोल सकते हैं इसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और बी क्या है, बी अपियर हो रहा है, प्रोडक्ट है तो विद टाइम अपियर हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ अपियरेंस, रेट ऑफ अपियरेंस, अपीयरेंस। तो देखो अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है वो बराबर होनी चाहिए रेट ऑफ अपीयरेंस के, यही हमने सीखा, क्योंकि रेट तो बराबर होनी चाहिए। लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है वो है -x/t और रेट ऑफ अपीयरेंस है x/t। अब ये बराबर कैसे हो सकता है? तो बराबर होने के लिए क्या हमें इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/t इक्वल्स टू x/t। तो क्या हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस बराबर हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस के? रेट ऑफ डिसअपियरेंस बराबर हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस के। तो देखो जब कभी भी डिसअपियर होगा, डिसअपियर की रेट हमेशा नेगेटिव में आएगी। तो रेट नेगेटिव में आ नहीं सकती। रेट बोले तो स्पीड क्या नेगेटिव में आ सकती है? आंसर है स्पीड नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो नेगेटिव में नहीं आ सकती, लेकिन यहां पे नेगेटिव आया हुआ है, तो उसके लिए क्या करें? तो करना क्या है, तुम्हें इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो अगर हम एक और एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, सपोज करो 2a gives 3b, 2a gives 3b। अब हमें पता है हम बात कर रहे हैं रेट की, तो अगर हम इसके लिए रेट लिखें और हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एवरेज रेट की, किसकी बात कर रहे हैं हम? एवरेज रेट की। हमने क्लासिफाई किया था, एक हमने बात करी थी एवरेज रेट और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। अब एवरेज रेट क्या होता है? जहां पे अच्छा खासा टाइम स्पेन हो, जहां पे रिएक्शन को कंप्लीट होने में ठीक ठाक टाइम लगे। अगर ठीक ठाक टाइम लगता है तो हम रेट का जो फॉर्मूला होता है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और ये होता है प्लस माइनस। ये क्या होता है? प्लस माइनस। अब हम समझ गए डिसअपियरेंस के लिए हमें माइनस लगाना है और अपीयरेंस के लिए प्लस। और ये माइनस का मतलब क्या है कि माइनस क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा रेट पॉजिटिव आ जाए, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अब अगर इतनी सी बात हम समझ गए हैं तो देखो यहां पे मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं। इस रिएक्शन को सपोज करो इनिशियल कंसंट्रेशन तुमने ए माना और यहां पे 0 है। आफ्टर टाइम टी, ये टाइम इक्वल्स टू 0 पे था, आफ्टर टाइम टी पे इसकी कंसंट्रेशन ए में से कितनी जाएगी? तो स्टोइचियोमेट्री देखो, जब इसके 2 मोल होंगे तो इसके 3 बनेंगे, जब इसके 2 यूज होंगे तो इसके 3 बनेंगे, तो जब इसका 2x जाएगा तो इसका 3x बनेगा, जब इसका 2x जाएगा तो इसका 3x बनेगा। अब मुझे रेट लिखना है, तो मुझे पता है रेट होता क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर मैं रेट लिखूं किसके लिए? ए के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, सॉरी चेंज इन कंसंट्रेशन ऐसे लिख देते हम, एवरेज लिख रहे हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहा हूं मैं? ए की, तो मैं लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन कंसंट्रेशन निकालो, तो ए की फाइनल कंसंट्रेशन, चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है? a माइनस 2x और इनिशियल कितना है? माइनस ए। ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये टाइम t इक्वल्स कुछ टाइम t है, तो फाइनल टाइम है t, इनिशियल टाइम है 0, तो a से a कैंसल, हमारे पास कितने आई रेट? -2x/t,
माइनस 2x/t। अब नेक्स्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब रेट ऑफ B निकाल रहे हैं हम, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B किसके बराबर है? फाइनल कंसंट्रेशन 3x माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 0 अपॉन में फाइनल टाइम t इनिशियल टाइम 0। तो ये आ गया हमारे पास 3x/t। और हमें पता है रेट हमेशा क्या होना चाहिए, चाहे A से निकालें या B से निकालें, रेट हमेशा बराबर होना चाहिए। और रेट जो यहां पे देखो तुम, इस वाले पहले पॉइंट में देखो रेट नेगेटिव आ गया है, और हम जानते हैं रेट नेगेटिव नहीं आ सकता। तो रेट नेगेटिव नहीं आ सकता, तो मुझे ये वाला जो है dA/dt, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं dA/dt को डेल t को माइनस से मल्टीप्लाई करूं, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा 2x/t, जो कि आप बिल्कुल सही है, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। और डेल B/डेल t ये किसके बराबर आया? ये बराबर आया 3x/t। लेकिन क्या रेट, अगर मैं रिएक्शन की रेट लिखूं, तो क्या डेल A/डेल t डेल B/डेल t के बराबर है? तो क्या डेल A/डेल t डेल B/डेल t के बराबर है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि हमें पता है 2x/t बराबर नहीं हो सकता 3x/t के। तो अगर ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे रेट ऑफ रिएक्शन में बराबर चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन मुझे बराबर चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या किया जाए? एक जगह आ रहा था हमारे पास 2x/t, एक जगह आ रहा था हमारे पास 2x/t, और दूसरी जगह आ रहा है हमारे पास 3x/t। एक आ रहा है हमारे पास 2x/t और दूसरा आ रहा है 3x/t। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं, चाहे A से निकालूं या B से निकालूं, वो बराबर आना चाहिए। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होना चाहिए किसके? डेल A/डेल t के। और हमें पता है ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? माइनस से। और वो बराबर होना चाहिए डेल B/डेल t से। चाहे किसी से भी निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आना चाहिए। तो डेल A/डेल t का वैल्यू कितना है? तो आंसर है 2x/t। और डेल B/डेल t का वैल्यू कितना है? 3x/t। तो इसको बराबर कैसे लाया जाए? इसको बराबर कैसे लाया जाए? एक है 2x/t, दूसरा है 3x/t। इसको बराबर कैसे लाया जाए? तो देखो, क्या इसको बराबर लाया जा सकता है? एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से और इसको डिवाइड कर दूं 3 से, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा x/t इक्वल्स टू x/t। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये मैंने क्यों किया 2 से डिवाइड और यहां पे क्यों किया 3 से डिवाइड? वो इसलिए, अगर तुम रिएक्शन देखोगे 2a गिव्स 3b, रिएक्शन क्या थी हमारे पास? 2a गिव्स 3b। तो अगर मुझे रेट हमेशा इक्वल चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन मुझे इक्वल चाहिए, तो अब मैं समझ गया। सबसे पहले देखो, अगर मुझे इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो सबसे पहले मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन मुझे लिखना है, मुझे पता है रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन लगेगा और माइनस डेल A/डेल t। लेकिन डिवाइड किससे किया मैंने? यहां पे 2 से। और ये 2 आया कहां से? ये इसका स्टोइचियोमेट्री है। मतलब हमेशा स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करो, जो बराबर होगा डेल B/डेल t। लेकिन डिवाइड किससे करोगे? देखो स्टोइचियोमेट्री क्या है? स्टोइचियोमेट्री है 3, तो 3 से डिवाइड करो। समझ आ गई बात? बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो चुकी है। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन अपन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल से पहले देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं। अगर A जा रहा है B में, तो A है हमारे पास रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट हमेशा डिसअपीयर होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और B फॉर्म होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। और हमें अच्छे से पता है जब भी डिसअपीयर होगा तो इसकी कंसंट्रेशन नेगेटिव में आएगी या रेट नेगेटिव में आएगी, और रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर रेट नेगेटिव नहीं हो सकी तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम, और इसी को मैं कहूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और रेट ऑफ अपीयरेंस किसके बराबर आएगी? तो वो तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो उसके लिए कोई भी साइन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेल B/डेल t, ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस। लेकिन अब अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, क्या लिखनी है?
तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहे मैं ए से निकालूं या बी से निकालूं, दोनों से बराबर आनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं हम, मैं ऐसा लिख देता हूं, चाहे ए से निकालूं डेल ए बाई डेल टी, ये बराबर होना चाहिए किसके, डेल बी बाई डेल टी के। और रेट ऑफ रिएक्शन में हम किससे डिवाइड करते हैं, तो देख लो, चेक करो क्या कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पे नहीं है तो 1 डिवाइड बाय 1, यहां पे भी नहीं है तो 1 डिवाइड बाय 1। तो ये हमारे पास हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने सीखा एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे लिखते हैं हम, एवरेज रेट लिखते हैं हम डेल ए बाय, या चेंज इन कंसंट्रेशन अगर हम बात करें तो डेल सी बाय डेल टी, डेल सी बाय डेल टी, ये हम एवरेज रेट लिखते हैं। और प्लस माइनस का भी हमने सीख लिया। माइनस हम कब लगाएंगे, जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा, मतलब जब रिएक्टेंट होगा। जब रिएक्टेंट होगा तो उस केस में हम माइनस डेल सी बाय डेल टी करेंगे। और जब अपीयर होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, तो उस केस में हम लिखेंगे डेल सी बाय डेल टी, जो कि पॉजिटिव होगा। ओके, अब एक और पॉइंट, और वो है कि आपने कहा था स्टार्टिंग में कि रेट दो टाइप की होती है, एक एवरेज रेट, दूसरे इंस्टेंटेनियस रेट। तो फिर इंस्टेंटेनियस क्या है, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखो, इंस्टेंटेनियस नाम से ही क्या पता चलता है कि किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे, अब किसी इंस्टेंट पे अगर तुम्हें निकालना है तो वहां पे जो टाइम होता है वो एकदम टेंड्स टू जीरो हो जाता है। वहां टाइम स्पेस जो है वो ज्यादा नहीं होती, टाइम स्पेस बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो सपोज करो एक रिएक्शन है, ए से बी जा रहे हैं, एक रिएक्शन है ए से बी जा रहे हैं। अब अगर मुझे इसके लिए लिखना है एवरेज रेट, क्या लिखना मुझे, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट अगर मुझे ए का लिखना है तो मैं लिखूंगा माइनस डेल ए बाई डेल टी। ये क्या लिखा मैंने, एवरेज रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन अगर मैं टाइम पे लिमिट लगा दूं, टाइम पे क्या लगा दूं, लिमिट लगा दूं। सपोज करो मैंने ऐसा बोला कि डेल ए बाई डेल टी, लेकिन लिमिट लगा दिया टाइम पे, लिमिट लगाया टाइम टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम बिल्कुल शॉर्ट हो गया। जैसे टाइम शॉर्ट हो गया, जैसे ही टाइम शॉर्ट हो गया तो ये जो एवरेज रेट थी, अब इसको हम एवरेज रेट ना बोल के अब हम इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलेंगे अब हम इसको, इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में यही फर्क है। इंस्टेंटेनियस मतलब टाइम स्पेस बहुत कम, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें रिएक्शन निकालनी है, हमारे पास एवरेज टाइम नहीं है, तो मतलब टाइम टी टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर ऐसे ही मैं एवरेज लिखूं, रेट लिखूं रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए, तो अगर मैं एवरेज रेट लिखूं तो एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। लेकिन अगर मुझे इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट लिखनी है तो मुझे पता है लिमिट टाइम टी टेंड्स टू कितना हो जाएगा, जीरो। किसके लिए, डेल बी बाय, किसके लिए, अपीयर हो रहा है तो अपीयर प्रोडक्ट हो रहा है तो डेल बी बाय डेल टी, डेल बी बाय डेल टी। तो अब जैसे टाइम टी टेंड्स टू जीरो हो गया तो ये डेल बी ना रह के डी बी बाई डी टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी, बस इतना सा ही फर्क है। और इस रेट को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो वाई एक्सिस पे तुमने कंसंट्रेशन मान ली और एक्स एक्सिस पे तुमने टाइम मान लिया, और विद टाइम तुम्हें पता है रिएक्टेंट की रेट डिक्रीज होती है और विद टाइम प्रोडक्ट की रेट इंक्रीज होती है। बिल्कुल सही। अब हमें किसी टी टाइम पे, किसी इंस्टेंट टाइम पे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर रिएक्शन फाइंड करनी है, किसी एक टाइम पे रिएक्शन फाइंड करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज मुझे इस टाइम पे रिएक्शन फाइंड करनी है, तो अब मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, तो एक टेंजेंट खींच के, एक टेंजेंट खींच के, जैसे टेंजेंट खींचोगे तो एक स्लोप आएगा जिसको हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। अब ये मैंने किसके लिए निकाला, तो आंसर है ये कर्व किसका था, रिएक्टेंट का, तो ये किसका रेट आएगा, रिएक्टेंट की रेट। और रिएक्टेंट की जो रेट आएगी इसका जो थीटा आएगा, और देखो अगर हम यहां पे क्या निकाल सकते हैं, हम थीटा बोले तो स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप होता है tan थीटा के बराबर, स्लोप होता है tan थीटा के बराबर, और थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 आएगा। इन केस ऑफ रिएक्टेंट थीटा का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा, और जैसे थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो थीटा हो जाता है नेगेटिव, और थीटा नेगेटिव हो गया तो मतलब रेट नेगेटिव, और हमें पता है रेट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। इसीलिए हम रिएक्टेंट साइड में किससे मल्टीप्लाई करते हैं,
रिएक्टेंट साइड में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मुझे प्रोडक्ट पे रेट निकालनी है किसी इंस्टेंट टाइम पे, सपोज करो यहां पे, तो कैसे निकालूंगा? तो आंसर है एक टेंजेंट खींच के। टेंजेंट खींचा तो यहां पे भी कुछ स्लोप आएगा, और जो स्लोप आएगा उसका थीटा निकालो, और जो थीटा होगा वो लेस देन 90 होगा, और लेस देन 90 थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो प्रोडक्ट के लिए जो रेट आएगी वो पॉजिटिव आएगी, जो हम इससे पहले भी सीख चुके हैं। प्रोडक्ट के लिए रेट पॉजिटिव और रिएक्टेंट के लिए रेट नेगेटिव। अगर ऐसा है तो हम अपने आराम से समझ चुके हैं कि हमें क्या क्या डिफरेंस पता होनी चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालने से पहले। तो अगर इतनी सी चीजें पता चल गई हमें, तो एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, A प्लस B गिव्स C ऑफ C D ऑफ D। ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के लिए मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन सारी चीजें लिखनी है। अब देखो कैसे, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो तुम अपने आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयर कौन होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? आंसर है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट अगर डिसअपीयर होगा तो बोलो रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। ये हो जाएगा dA/dt फॉर A। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसकी लिखी मैंने? A की। क्या मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस B की लिख सकता हूं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस B की लिख सकता हूं? आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं। B भी यहां पे रिएक्टेंट है तो माइनस लगाओ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम। अब क्या मैं रेट ऑफ अपीयरेंस लिख सकता हूं क्या? तो अपीयर क्या क्या हो रहा है? C एंड D। तो रेट ऑफ अपीयरेंस अगर हम लिखें किसके लिए? C के लिए लिखें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस लिखें किसके लिए? D के लिए लिखें तो ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन चेंज इन टाइम विद पॉजिटिव साइन। इतनी बात क्लियर। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना हमें? रेट ऑफ रिएक्शन। और क्या मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूं? आंसर है यस। और हमें पता है जब भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है हमें स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना है। तो मुझे बताओ क्या लिखूं मैं? रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है, 1/A स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड किया, और बाकी dA/dt। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होना चाहिए इसके रेट के। तो ये क्या है? माइनस 1/B dB/dt। और ये बराबर होगा प्लस का 1/C dC/dt। और ये बराबर होना चाहिए प्लस का 1/D D ऑफ D/dt। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, और रेट ऑफ अपीयरेंस भी, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी। और यहां याद रखने वाली बात यह है कि रेट ऑफ अपीयरेंस हो या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, ये स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करती है, और रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर इतनी बातें पता चल गई हैं तो एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का अपन करते हैं। ये एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, और क्वेश्चन क्या है कि N2 + 3H2 gives 2NH3। और इस रिएक्शन के लिए हमें टाइम t = 0 पे कंसंट्रेशन भी दे रखी है, और दोनों प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी है एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालें। और डिसअपीयर क्या होगा हमारे पास? आंसर है N2 भी हो सकता है और H2 भी, दोनों रिएक्टेंट है। तो अगर N2 डिसअपीयर होगा तो उसको कैसे लिखें? तो रिएक्टेंट है तो माइनस D ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन चेंज कैसे निकालते हैं? देखो D ऑफ N2/dt, यही तो लिख सकते हैं अपन, D ऑफ N2/dt। और N2 जो है, देखो चेंज निकालना है कंसंट्रेशन का, फाइनल कंसंट्रेशन 4 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 5 अपॉन में चेंज इन टाइम, तो फाइनल टाइम 5, इनिशियल टाइम 0। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या आया? तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आया 4 - 5 इज -1/5। और हमें पता है नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अगर इसको बाहर माइनस लगा दिया तो ये हो गया 1/5। कितना हो गया? ये 1/5 हो गया। अब नेक्स्ट इसी में है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। किसका? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस H2 का। तो H2 के लिए देखो रेट ऑफ माइनस लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम। तो माइनस, बोलो कंसंट्रेशन फाइनल 7 माइनस इनिशियल 10 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम 5
माइनस इनिशियल टाइम 0, तो ये कितना हो गया 7 माइनस 10 होता है -3, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो कितना हो गया 3/5। ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस भी तो फाइंड कर सकते हो, और रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे फाइंड करोगे? तो रेट ऑफ अपीयरेंस अगर हम फाइंड करें किसकी, कौन सा रेट ऑफ अपीयरेंस? अमोनिया की। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d ऑफ NH3/dt। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितना है? फाइनल कंसेंट्रेशन 2 मोलर, और इनिशियल कंसेंट्रेशन 0, तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 अपान में टाइम था 5 माइनस 0, तो ये कितना हो गया 2/5। ये हमने सारी रेट निकाल ली, डिसअपीयरेंस की भी, डिसअपीयरेंस ऑफ N2, डिसअपीयरेंस ऑफ H2 एंड डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। अब बस सबको जोड़ के देखना है क्या रेट ऑफ रिएक्शन सबके इक्वल आ रही है। तो एक बार सबको जोड़ के देख लेते हैं। तो सबको अगर हम जोड़ के देख लें, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपन कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ डी, अपने पास रिएक्शन क्या थी देखो, d ऑफ N2/dt माइनस ऑफ d N2/dt, जो बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ d H2/dt विच इज इक्वल्स टू d ऑफ NH3/dt। तो सबसे रेट बराबर आना चाहिए। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। तो मुझे बताओ इससे रेट कितनी आई थी? इससे रेट कितनी आई थी? N2/dt से, dN2/dt से 1/5, इससे रेट आई थी 1/5, इससे रेट आई थी 1/5, और इससे रेट आई थी 3/5, और इससे रेट आई थी 2/5। क्या रेट सबके लिए बराबर है? आंसर है बराबर नहीं है। तो बराबर लाने के लिए हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अगर हम इनको डिवाइड करें तो क्या रेट बराबर आ जाएगी? तो देखो dN2/dt, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका है 3 और यहां पे है 2, तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3 और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। तो अगर मैं सबको डिवाइड करूं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो देखो यहां पे इसको डिवाइड 1 से करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिवाइड करना है 3 से, और इसको डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो देखो क्या ये 1/5 इक्वल्स टू 1/5 इक्वल्स टू 1/5। क्या हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल आ गई? तो याद रखने वाली बात क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगी, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।